धुरंधर 2 मूवी की स्टार्टिंग होती है रणवीर सिंह से, जिसका इस मूवी के अंदर नाम है जसकीरत सिंह रंगी। एंड मूवी के स्टार्ट होते ही हमें जसकीरत सिंह की बैक स्टोरी दिखाई जाती है, जहां पर हम ये देखते हैं कि ये कहानी लगभग साल 2000 के आसपास की होती है। हम ये देखते हैं कि जसकीरत सिंह रंगी अपने परिवार के साथ पंजाब के पठानकोट के एक छोटे से गाँव में रहता था। एंड उसके परिवार में उसके पिता, उसकी माता एंड उसकी 2 बहनें थी, और सभी लोग जसकीरत सिंह रंगी को प्यार से जस्सी कहते थे। इसके साथ ही जस्सी का एक दोस्त भी था, और जस्सी के इस दोस्त का नाम था पिंडा। ये पिंडा जस्सी के बचपन का दोस्त था, और वो जस्सी की छोटी बहन से प्यार भी करता था। साथ ही साथ जस्सी के जो फादर थे वो इंडियन आर्मी के अंदर एक सूबेदार थे, एंड वो कुछ टाइम पहले ही आर्मी से रिटायर हुए थे। और रही बात जस्सी की, तो वो खुद भी आर्मी के अंदर जाना चाहता था, जिसके लिए वो आर्मी की ट्रेनिंग किया करता था। अब दोस्तों, जस्सी अपनी फैमिली और अपने दोस्त के साथ काफी ज्यादा खुश था। साथ ही साथ वो बहुत ही जल्द आर्मी के अंदर भर्ती भी होने वाला था एंड अपने देश की सेवा करने वाला था। लेकिन दोस्तों, जस्सी जिस गाँव में रहता था उस गाँव में एक एमएलए भी रहता था, और वो एमएलए होने के साथ साथ एक गैंगस्टर भी था, जो की दूसरे लोगों की जमीनों को हड़प लिया करता था। और फिर ऐसे एक दिन उस गैंगस्टर एमएलए की जो नजर होती है वो जस्सी के फादर के एक छोटे से खेत के ऊपर पड़ जाती है। लेकिन जब जस्सी के फादर उसे वो खेत देने से मना कर देते हैं, तब वो गैंगस्टर एमएलए जस्सी के फादर को बहुत बुरी तरह से मारता है एंड उन्हें पेड़ से लटका के खत्म कर देता है। साथ ही साथ उस एमएलए के बहुत सारे गुंडे भी होते हैं, जो लोग जस्सी की दोनों बहनों के साथ बहुत ही बुरा दुष्कर्म करते हैं। एंड दुष्कर्म करने के बाद वो जस्सी की बड़ी बहन को जान से मार देते हैं और छोटी बहन को उठाकर अपने साथ ले जाते हैं। अब किस्मत से जस्सी उस टाइम पर अपने घर पर प्रेजेंट नहीं होता है, और इसीलिए जैसे वो घर वापस आता है वैसे वो ये सब कुछ जान के बहुत ज्यादा दुखी होता है। लेकिन फिर इसके बाद ही जस्सी ये डिसाइड करता है कि अब वो उस गैंगस्टर एमएलए एंड उसके गुंडों से अपनी फैमिली का बदला जरूर लेगा, और उसकी जिस छोटी बहन को वो लोग अगवा करके ले गए उसे वापस लेकर आएगा। अब जस्सी के इस काम को पूरा करने के लिए जस्सी का दोस्त पिंडा उसका साथ देता है। असल में दोस्तों, पिंडा का जो फादर होता है वो एक बहुत ही बड़ा नशेड़ी होता है, और खुद नशा करने के साथ साथ वो गाँव में काफी सारी चरस वाली चीजें बेचता है, जैसे की चरस, अफीम, गांजा इत्यादि। और इन्हीं सारे धंधों से पिंडा का फादर पैसे भी कमाता है। अब पिंडा के फादर को ये सारी चीजें जो होती है वो यूपी के अंदर का एक गैंगस्टर पॉलिटिशियन आतिफ अहमद सप्लाई करता है। और अब क्योंकि पिंडा भी उसके बारे में जानता था, इसीलिए वो जस्सी को लेकर यूपी में सीधा आतिफ अहमद के पास जाता है, और आतिफ अहमद से बहाने से AK-47 जैसी 2-3 बंदूकें खरीद लेता है। जिसके बाद ही जस्सी बंदूकों को लेता है और सीधा अपने गांव आकर एमएलए के घर में घुसता है, और बारी बारी करके पहले एमएलए को एंड उसके बाद उसके सारे गुंडों को मार देता है, और वहां से अपनी छोटी बहन को लेकर अपने साथ आ जाता है। लेकिन दोस्तों, इसके बाद ही जस्सी को पुलिस अरेस्ट कर लेती है, एंड कोर्ट के अंदर यह फैसला दिया जाता है कि अब क्योंकि जस्सी ने 12 से 13 लोगों की जान ली है, इसलिए उसे फांसी की सजा दी जाए। अब जस्सी को जैसी कोर्ट से फांसी की सजा मिलती है, वैसे उसे जल्दी से जेल में शिफ्ट किया जाता है। लेकिन जेल जाने से पहले वो अपनी मदर, बहन और अपने दोस्त से मिलता है, एंड वो अपने दोस्त पिंडा से कहता है कि वो उसकी छोटी बहन से शादी कर ले, जिससे एज ऑफ कोर्स पिंडा प्यार भी करता था। और साथ ही साथ वो पिंडा से ये भी कहता है कि वो उसकी मदर का भी ध्यान रखे। जिस बात को सुनकर पिंडा जस्सी से कहता है कि वो किसी बात की कोई चिंता न करे, क्योंकि वो उसकी बहन और उसकी माँ दोनों का ख्याल रखेगा। इसके बाद ही जस्सी को पास के एक जेल में शिफ्ट किया जाता है, और फिर कुछ टाइम बाद ही उस जेल से उसे निकालकर सीधा चंडीगढ़ की जेल में ले जाया जाता है। लेकिन रास्ते में हम ये देखते हैं कि जिस वैन से जस्सी को जेल ले जाया जा रहा होता है, उसी वैन के ऊपर बहुत सारे गुंडे अटैक कर देते हैं, एंड वो वहाँ पर काफी सारी फायरिंग करके वहाँ से जस्सी को उठाकर सीधा गाड़ी में डालते हैं और उसे अगवा करके ले जाते हैं। अब इसके बाद ही जस्सी को एक दूर की खुफिया जगह पर लाया जाता है। लेकिन यहाँ पर जस्सी से मिलने के लिए इंडियन इंटेलिजेंस ब्यूरो के डायरेक्टर अजय सन्याल आते हैं, एंड उनके साथ उनका एक ऑफिसर सुशांत बंसल भी होता है, जिसे आप सभी ने धुरंधर 1 में भी देखा है। अब इंडियन इंटेलिजेंस ब्यूरो के डायरेक्टर होने की वजह से जस्सी अजय सन्याल को जानता था, क्योंकि एज ऑफ कोर्स जस्सी ने अजय सन्याल को न्यूज़पेपर्स एंड न्यूज आर्टिकल्स में देखा होगा। यहाँ पर जस्सी अजय सन्याल से पूछता है कि आखिरकार उसे यहाँ पर क्यों लाया गया है। जो बात सुनकर अजय सन्याल उसे बताते हैं कि वो लोग जस्सी के बारे में सब कुछ जानते हैं। वो जानते हैं कि जस्सी बहुत ही बहादुर और बहुत ही स्किल्ड है, और वो बहुत ही जल्द आर्मी के अंदर शामिल होने वाला था। लेकिन फिर उसके परिवार के साथ जो कुछ भी हुआ, उसकी वजह से जस्सी को सब लोगों की जान लेनी पड़ी। आगे अजय सन्याल जस्सी को कहते हैं कि अगर मैं तुम्हारी जगह होता तो शायद मैं भी वही करता जो तुमने किया है। लेकिन असल में सच्चाई ये है कि ऐसा करने की वजह से अब तुम्हें फांसी की सजा हो चुकी है, जिस वजह से बहुत ही जल्द तुम्हें मार दिया जाएगा। लेकिन अजय सन्याल जस्सी को ऑफर देते हैं कि वो जस्सी को फांसी से बचा सकते हैं। लेकिन फिर इसके बाद जस्सी को अपनी पूरी जिंदगी देश के नाम करनी होगी, और हर वो काम करना होगा जो उससे अजय सन्याल करवाना चाहते हैं। अजय सन्याल जस्सी से कहते हैं कि वो बहुत ही ज्यादा स्किल्ड और बहादुर है, और ऐसे इंसान की उन्हें बहुत ज्यादा जरूरत है ताकि वो देश के लिए कुछ अच्छा काम कर सके। अजय सन्याल जस्सी से ये भी कहते हैं कि अगर जस्सी उन्हें हाँ कहता है तो फिर जस्सी को अपने परिवार की चिंता करने की भी कोई जरूरत नहीं होगी, क्योंकि जस्सी के उनका साथ देने के बाद सही वो उसके परिवार के अकाउंट में हर महीने 30,000 रुपए जमा करेंगे, जिससे कि जस्सी की मदर एंड उसकी बहन की फैमिली बहुत अच्छे से कट जाएगी। अब दोस्तों, जस्सी ये जानता था कि बहुत ही जल्द उसे फांसी होने वाली है। साथ ही साथ उसके मरने के बाद उसके परिवार की ध्यान रखने वाले भी बहुत ही कम लोग बचेंगे। और अब क्योंकि जस्सी बहुत ही बड़ा देशभक्त था एंड उसे देश के लिए कुछ करना था, इसलिए उसे ऐसा लगता है कि शायद से ये उसके लिए एक मौका हो सकता है। एंड इसलिए जस्सी अजय सन्याल के इस ऑफर को हाँ बोल देता है, और ये डिसाइड करता है कि वो देश के काम आएगा। अब दोस्तों, इसके बाद ही जस्सी को एक स्पेशल ट्रेनिंग अकेडमी के अंदर डाला जाता है, जहाँ पर हम ये देखते हैं कि वहाँ पर जस्सी जैसे और भी कई सारे लोग होते हैं, एंड उन सबको भी बिल्कुल वैसे ही चुना गया था जैसे जस्सी को चुना गया था। एंड जस्सी के साथ साथ इन सारे लोगों को भी तैयार किया जाता है ताकि वो सब लोग देश के एसेट बनकर देश के काम आ सके। अब दोस्तों, इसी अकेडमी के अंदर जस्सी की लगभग 2 साल तक ट्रेनिंग होती है, एंड इस ट्रेनिंग के अंदर उसे लड़ने के सारे तरीकों से लेकर सब्र बनाए रखना और सही मौके पर वार करना जैसी सारी चीजें सिखाई जाती है। एंड फिर इसके बाद जब जस्सी तैयार हो
जाता है तब उसके बाद ही जस्सी को चुना जाता है मिशन धुरंधर को पूरा करने के लिए। और वो भी दोस्तों इसीलिए क्योंकि जस्सी अपनी पूरी ट्रेनिंग एकेडमी के अंदर सबसे बेस्ट होता है। इसके बाद ही अजय सन्याल जस्सी को एक नया नाम देते हैं जो नाम होता है हमजा अली अंसारी। एंड फिर उसके बाद ही उसे अफगानिस्तान एंड पाकिस्तान के अंदर उसके सारे नेटवर्क के बारे में बताया जाता है और उसे ये भी समझाया जाता है कि उसे पाकिस्तान में जाकर किन लोगों से मिलना है, कौन लोग उसका साथ देंगे एंड उन्हें किन के खिलाफ काम करना है। साथ ही साथ जस्सी को, जो कि अब हमजा अली अंसारी बन चुका है, उसे अफगानिस्तान का एक झूठा पासपोर्ट दिया जाता है एंड उसे प्लेन में बिठाकर सीधा अफगानिस्तान भेजा जाता है। जिसके बाद ही जस्सी सीधा अफगानिस्तान के काबुल शहर में आता है एंड वहां पर आकर अपना हुलिया बदल के अपने मिशन के लिए तैयार हो जाता है। और फिर दोस्तों हमजा अली अंसारी अफगानिस्तान से किस तरह से पाकिस्तान घुसता है और पाकिस्तान आकर वह कैसे लियारी पहुंचता है, ये सारी चीजें हमने धुरंधर 1 में ऑलरेडी देखी हुई है। अब दोस्तों ये बैक स्टोरी भी खत्म होती है एंड हम ये जानते हैं कि एक्चुअली में अपनी पूरी बैक स्टोरी हमजा अपने इंडियन साथी आलम भाई को बता रहा होता है। वही आलम भाई जो कि उसकी तरह एक इंडियन एजेंट है एंड इसी की जूस की दुकान पर हमजा सबसे पहले काम किया करता था। अब दोस्तों इस पूरी स्टोरी के खत्म होने के बाद कहानी सीधा उसी प्रेजेंट टाइम पर आती है जिस टाइम पर धुरंधर 1 मूवी का एंड हुआ था। और धुरंधर 1 मूवी की एंडिंग लियारी के गैंगस्टर रहमान डकैत के मरने से हुई थी। इसीलिए इस प्रेजेंट टाइम पर हम ये देखते हैं कि रहमान डकैत के मरने की खबर सब तरफ फैल चुकी है। इवन इंडिया के अजय सन्याल भी ये जान चुके हैं कि रहमान डकैत मर चुका है और हमजा अली अंसारी ने सक्सेसफुली रहमान डकैत को एग्जीक्यूट कर दिया है, यानी कि इंडिया का एक बहुत ही बड़ा दुश्मन मारा जा चुका है। लेकिन दोस्तों रहमान डकैत के मरने की वजह से लियारी शहर के अंदर बहुत ही ज्यादा शोक मनाया जाता है। लियारी शहर के अंदर हम रहमान डकैत की बॉडी को जमीन के अंदर दफनाते हुए देखते हैं, जहाँ पर उसे श्रद्धांजलि देने के लिए उजैर बलोच, अपना हमजा अली अंसारी, रहमान डकैत की वाइफ, उसके बच्चे एंड आसपास के सारे लोग होते हैं। एंड यहाँ पर सारे के सारे लोग रहमान डकैत के मरने की वजह से काफी ज्यादा दुखी होते हैं। लेकिन दोस्तों लियारी शहर में दूसरी तरफ अरशद पप्पू इस बात का फायदा उठाता है और वो रहमान डकैत के मरने के बाद पूरे लियारी के ऊपर अपना कंट्रोल कर लेता है और वो बन जाता है पूरे लियारी का इकलौता गैंगस्टर। लेकिन फिर दोस्तों इसके बाद ही हम मेजर इकबाल से मिलते हैं, जहाँ पर हम ये देखते हैं कि उससे मिलने के लिए एसपी चौधरी आता है और यहाँ पर ये दोनों मिलकर आपस में बातचीत करते हैं। हम ये जानते हैं कि इन दोनों की जान पहचान काफी पुरानी है। लेकिन यहाँ पर मेजर इकबाल एसपी चौधरी से ये पूछता है कि आखिरकार एसपी चौधरी ने रहमान डकैत को क्यों मार दिया। अब दोस्तों आईएसआई के मेजर इकबाल को रहमान डकैत के मरने से इसलिए फर्क पड़ रहा था क्योंकि रहमान डकैत आईएसआई के मेजर इकबाल को वेपन सप्लाई किया करता था। लेकिन यहाँ पर जब मेजर इकबाल एसपी चौधरी से पूछता है कि आखिरकार उसने रहमान डकैत को क्यों मारा, तब एसपी चौधरी मेजर इकबाल को बताता है कि असल में उसने ये सब कुछ बड़े साहब के बदले के लिए किया। अब दोस्तों बड़े साहब का नाम सुनकर आप सब ये नोटिस कर पाएंगे कि ये जो बड़े साहब है, इस नाम को धुरंधर 1 मूवी के अंदर भी कई बार मेंशन किया गया था, स्पेशली मेजर इकबाल के मुंह से। लेकिन धुरंधर 1 में हमें बताया नहीं गया था कि बड़े साहब कौन है। लेकिन दोस्तों मैं आपको बता दूं कि इस मूवी के अंदर यानी कि धुरंधर 2 में हमें पता चलेगा कि आखिरकार ये बड़े साहब है कौन। लेकिन बड़े साहब को जानने के लिए आप इस वीडियो में बने रहिए। अब यहाँ पर एसपी चौधरी जैसे ही बताता है कि उसने सब कुछ बड़े साहब के बदले के लिए किया था, वैसे मेजर इकबाल उससे पूछता है कि आखिरकार रहमान डकैत ने बड़े साहब का ऐसा क्या बिगाड़ा था जो तुमने उसे मारकर बड़े साहब का बदला लिया है। जो सुनकर एसपी चौधरी आईएसआई के मेजर इकबाल को बताता है कि असल में बड़े साहब का जो भाई है जिसका नाम नूरा है, उसने रहमान डकैत के साले की प्रॉपर्टी और लैंड के ऊपर कब्जा मारा हुआ था एंड उसी डिस्प्यूट के चलते रहमान डकैत ने बड़े साहब के भाई को गोली से मार दिया और मैंने रहमान डकैत को मारकर बड़े साहब का वही बदला लिया है। अब इस बात को सुनकर मेजर इकबाल एसपी चौधरी को कुछ नहीं बोलता है, लेकिन वो उसे ये बोलकर अलर्ट करता है कि वो आगे से ऐसी कोई हरकत ना करे जिससे कि उसे थोड़ा सा भी नुकसान हो। अब दोस्तों जहाँ इस तरफ ये सारी बातें चल रही थी, वहीं पर ही रहमान डकैत की गैंग के अंदर अभी बहुत ज्यादा गुस्सा था, स्पेशली रहमान डकैत के सबसे खास उजैर बलोच के अंदर, क्योंकि उजैर बलोच न सिर्फ रहमान डकैत को अपने बड़े भाई जैसा मानता था बल्कि वो रहमान डकैत की बहुत ज्यादा इज्जत भी करता था और इसीलिए रहमान डकैत के मरने का उसे सबसे ज्यादा गुस्सा था। उजैर बलोच ये जानता था कि रहमान डकैत को एसपी चौधरी ने मारा है और इसीलिए वो गुस्से में चिल्लाते हुए कहता है कि वो एसपी चौधरी को जान से मारेगा। लेकिन यहाँ पर ही अपना हमजा एक और गेम खेलता है एंड वो उजैर बलोच को ये बताता है कि असल में एसपी चौधरी रहमान भाई तक पहुंच ही नहीं सकता था, लेकिन वो रहमान भाई तक पहुंचा और उसने उसे मारा भी, वो भी इसीलिए क्योंकि किसी ने रहमान भाई की सारी डिटेल एसपी चौधरी को बताई थी और ये मुखबरी करने वाला और कोई नहीं बल्कि अरशद पप्पू था, यानी कि दोस्तों लियारी का वही तीसरा गैंगस्टर जो कि अभी रहमान डकैत के मरने के बाद पूरे लियारी का डॉन बना फिर रहा है। अब हमजा अपनी इसी बात को साबित करने के लिए एक दूसरे बंदे को लेकर आता है, जो बंदा असल में अरशद पप्पू की गैंग में होता है एंड उजैर बलोच उसे भी जानता था और वो भी यहाँ पर उजैर से यही कहता है कि हाँ ये बात सच है कि अरशद पप्पू ने रहमान डकैत के बारे में एसपी चौधरी को बताया था। बट दोस्तों एक्चुअली में यहाँ पर खेल ये होता है कि जिस आदमी को हमजा ने यहाँ पर बुलाया होता है वो खुद भी हमजा की तरह एक इंडियन एजेंट होता है जो कि काफी टाइम से अरशद पप्पू की गैंग में छुपा हुआ था और इस टाइम पर ये आदमी हमजा के साथ मिलकर उजैर बलोच का ब्रेन वॉश कर देते हैं एंड उसे बिलीव करवा देते हैं कि रहमान डकैत को मरवाने के पीछे अरशद पप्पू का हाथ है। साथ ही साथ हमजा यहाँ पर उजैर बलोच को ये भी कहता है कि एसपी चौधरी बहुत ही पावरफुल है, उसके साथ बहुत सारे पुलिस वाले होते हैं जिनके हाथों में हमेशा वेपन्स होते हैं एंड इसीलिए वो लोग अभी एसपी चौधरी को नहीं मार सकते, लेकिन हाँ उन लोगों को अरशद पप्पू को जान से मारना चाहिए एंड उससे बदला लेना चाहिए। इसके बाद ही हमजा सबसे पहले उजैर बलोच को रहमान डकैत की गैंग का लीडर बनाता है, जिसके बाद उजैर बलोच जैसी लीडर बनता है वैसी वो पूरी गैंग लेकर सीधा अरशद पप्पू की गैंग पर अटैक कर देता है और बारी बारी करके वो न सिर्फ अरशद पप्पू के सारे अड्डों में आग लगाता है बल्कि वो उसकी गैंग के सारे आदमियों को जान से भी मारते हैं। अब अरशद पप्पू पूरे लियारी में जो कत्लेआम देखता है वो कत्लेआम देखकर वो बहुत ज्यादा डर जाता है एंड वो ये समझ जाता है कि बहुत ही जल्द उजैर बलोच और हमजा उस तक पहुंच जाएंगे एंड उसे भी जान से मार देंगे। अब इस चीज से बचने के लिए अरशद पप्पू सीधा जमील जमाली को फोन करता है एंड उसके कॉन्टेक्ट में
में आकर उसे कहता है कि जमील जमाली उसे किसी भी तरह से उजैर बलोच से बचा ले। ये बात सुनकर जमील जमाली अरशद पप्पू से कहता है कि वो चिंता ना करे क्योंकि वो उसे लियारी और इवन कराची से भी बाहर निकलवा सकता है, जिसके बाद वो सेफ रहेगा। ये बात सुनकर अरशद पप्पू मान जाता है एंड वो जमील जमाली के कहे अनुसार कुछ टाइम के लिए उसकी फैक्ट्री में छुपने के लिए चला जाता है। लेकिन एक्चुअली में दोस्तों जमील जमाली उजैर बलोच और हमजा के साथ ही मिला होता है। इसलिए जैसे अरशद पप्पू जमील जमाली की फैक्ट्री में छुपने जाता है, वैसे हम ये देखते हैं कि वहाँ पर उजैर बलोच, हमजा एंड उनकी गैंग के सारे लोग पहले से प्रेजेंट होते हैं, जो कि न सिर्फ वहाँ पर अरशद पप्पू को पकड़ के पहले बहुत बुरी तरह से मारते हैं, बल्कि उसके बाद ही वो लोग उसे कार पे बांधकर पूरे लियारी शहर के अंदर घुमाते हैं। एंड देन उसके बाद ही उजैर बलोच अरशद पप्पू को सबके सामने लाकर न सिर्फ अरशद पप्पू को खत्म करता है, बल्कि वो उसके हेड के साथ फुटबॉल भी खेलता है। लेकिन दोस्तों हमजा यहाँ पर भी फायदा उठाता है और वो इस पूरे इंसिडेंट की वीडियो बना लेता है एंड उसे लीक कर देता है पूरे पाकिस्तान के अंदर, जिससे कि वो वीडियो वायरल हो जाती है और पाकिस्तान में ऐसे कत्लेआम होने के चर्चे सब तरफ चलने लगते हैं, जिस वजह से गवर्नमेंट के ऊपर प्रेशर आता है कि वो लोग लियारी शहर के क्राइम को बिल्कुल भी कंट्रोल नहीं कर रहे हैं। अब क्योंकि ये सब होने की वजह से पाकिस्तान की गवर्नमेंट के ऊपर प्रेशर बनता है, इसीलिए उस टाइम का मौजूदा प्राइम मिनिस्टर एक मीटिंग रखता है, जिस मीटिंग के अंदर वो ISI के मेजर इकबाल, SP चौधरी और जमील जमाली को बुलाता है। और यहाँ पर आकर वो जमील जमाली से सवाल करता है कि वो लियारी सिटी का MP है और उसके रहते हुए ये सब क्या हो रहा है। आगे प्राइम मिनिस्टर सबको ये कहता है कि वो लोग रहमान डकैत की पॉलिटिकल पार्टी को बैन कर दे और उन सबको टेररिस्ट साबित कर दे, क्योंकि दोस्तों आप सबको याद होगा धुरंधर 1 मूवी के अंदर रहमान डकैत खुद भी एक पॉलिटिशियन बन गया था एंड उसकी पार्टी ने लियारी सिटी में मेजोरिटी में वोट्स भी लिए थे। हालांकि सिर्फ ये नहीं बल्कि प्राइम मिनिस्टर ये भी ऑर्डर्स देता है कि इस टाइम पर रहमान डकैत की गैंग का जो लीडर है यानी कि उजैर बलोच, उसे भी जान से मरवा दिया जाए। लेकिन इस बात को सुनते ही जमील जमाली उससे कहता है कि ऐसा करना बिल्कुल भी ठीक नहीं होगा, और ऐसा इसीलिए क्योंकि रहमान डकैत एंड उसकी गैंग का लियारी सिटी में बहुत ही ज्यादा इन्फ्लुएंस है। और अब क्योंकि रहमान डकैत ऑलरेडी मर चुका है, इसीलिए अगर उजैर बलोच को मारा गया तो लियारी सिटी के लोग आग बबूला हो जाएंगे और पूरे शहर के अंदर दंगे फसाद कर देंगे। और इसीलिए जमील जमाली प्राइम मिनिस्टर से कहता है कि वो उजैर को मारने की बजाय उसे जेल में डाल दें, क्योंकि जेल में डालने की वजह से लोग दंगे भी नहीं करेंगे और फिर कुछ टाइम बाद ही वो लोग जेल के अंदर उजैर को मरवा देंगे, जिससे सारा मैटर आराम से सॉल्व हो जाएगा। और इस चीज को एग्जीक्यूट करने के लिए उजैर के ऊपर ATA का केस लगाया जाता है, जिसकी फुल फॉर्म होती है एंटी टेररिज्म एक्ट। आसान भाषा में कहें तो सरकार के द्वारा उजैर बलोच को एक आतंकवादी घोषित किया जाता है ताकि वो लोग उसे आराम से अरेस्ट कर सके एंड जेल में डाल सके। लेकिन इसके साथ ही प्राइम मिनिस्टर ISI के मेजर इकबाल और SP चौधरी से सवाल करता है कि इस टाइम पर उसे अपनी सरकार बचाने के लिए क्या करना चाहिए, क्योंकि इस टाइम पर लोग उसकी सरकार से काफी ज्यादा गुस्सा है और उजैर बलोच के कांड के बाद उससे काफी सारे सवाल भी पूछे जा रहे हैं। अब इसी चीज से बचने के लिए मेजर इकबाल और SP चौधरी प्राइम मिनिस्टर को ये बताते हैं कि लोगों का ध्यान भटकाने के लिए वो लोग एक मेडिकल कॉलेज से 4-5 स्टूडेंट्स को उठाएंगे और उन्हें आतंकवादी साबित करके गोली से जान से मार देंगे, जिसके बाद सारे न्यूज चैनल्स वाले उन्हीं चीजों को कवर करेंगे, जिसके बाद ही पाकिस्तान की आवाम की नजर उजैर बलोच वाले केस से हट जाएगी। इसके बाद ही SP चौधरी ऐसा ही करता है एंड वो मेडिकल कॉलेज से 4-5 स्टूडेंट्स को उठाता है और उन्हें गोली से मार के खत्म कर देता है। और हर तरफ ये बताया जाता है कि ये चारों स्टूडेंट्स असल में आतंकवादी थे जो कि पाकिस्तान के खिलाफ काम कर रहे थे। और ऐसा होने के बाद ही हम लोग भी ये देखते हैं कि सभी लोगों की नजर इसी केस के ऊपर पड़ जाती है और न्यूज चैनल्स के अंदर भी सिर्फ यही बातचीत चलती है। इधर दूसरी तरफ लियारी में उजैर बलोच और हमजा को जैसे ये पता लगता है कि उजैर बलोच के ऊपर ATA एक्ट लगा है, वैसे हमजा उजैर को पाकिस्तान छोड़ने के लिए कहता है। लेकिन उजैर ये कहता है कि वो कहीं नहीं जाएगा और वह SP चौधरी को मार के रहमान भाई की मौत का बदला लेगा। लेकिन हमजा उजैर बलोच को ये समझाता है कि अगर वो जिंदा रहा तो वो फिर से बदला ले सकता है, लेकिन अगर ATA एक्ट के तहत उसे उठा लिया गया तो फिर उसकी जिंदगी खत्म हो जाएगी और वो कुछ नहीं कर पाएगा। अब ये बात सुनकर उजैर मान जाता है, जिसके बाद ही हमजा उसके लिए एक नकली ईरानी पासपोर्ट बनवाता है और उसे कराची से सीधा दुबई भेज देता है। लेकिन दोस्तों अब क्योंकि उजैर को फंसाने का आइडिया खुद जमील जमाली का था, इसलिए जमील जमाली और हमजा दोनों मिलकर उजैर को फंसाते हैं और वो उजैर के दुबई पहुंचने से पहले ही वहाँ की अथॉरिटीज को बता देते हैं कि उजैर बलोच पाकिस्तान का एक टेररिस्ट है जो कि वहाँ पर छुपने जा रहा है। जिसके बाद ही उजैर बलोच जैसे दुबई एयरपोर्ट पहुंचता है वैसे उसे वहाँ पर अरेस्ट कर लिया जाता है एंड उसे फिर से पाकिस्तान भेजा जाता है ताकि उजैर को ATA एक्ट के तहत पाकिस्तान की जेल में डाला जा सके। अब इधर लियारी में हमजा के आगे के सारे रास्ते क्लियर हो चुके थे और रहमान डकैत गैंग से उसके ऊपर जो भी लोग थे यानी कि रहमान डकैत और उजैर बलोच, अब वो दोनों उसके सामने से हट चुके हैं। इसलिए अब सीधा हमजा अली अंसारी रहमान डकैत गैंग का लीडर बनता है और पूरे गैंग को लीड करता है। और इस तरीके से हमजा अली अंसारी की पकड़ पूरे लियारी शहर पर होती है। और दोस्तों जैसा कि हमें धुरंधर 1 में बताया गया था कि जिसकी पकड़ लियारी पर उसकी पकड़ कराची पर और जिसकी पकड़ कराची पर उसकी पकड़ पूरे पाकिस्तान पर। और इसीलिए दोस्तों हमजा के लियारी का गैंगस्टर बनते ही वो पूरे पाकिस्तान के सबसे पावरफुल लोगों में से एक बन जाता है। लेकिन अब ये सारी चीजें होने के बाद हमजा अपने ससुर जमील जमाली और खन्नानी ब्रदर से मिलता है एंड उन दोनों से मिलकर हमजा उन दोनों को बताता है कि इस टाइम पर पाकिस्तान का जो प्राइम मिनिस्टर है यानी कि जवारी, वो अपने पॉलिटिकल फायदे के लिए उन लोगों को नुकसान पहुंचा सकता है। यहाँ तक कि जवारी को उन लोगों की जरूरत भी बस इस बार के इलेक्शन जीतने तक की है, इसलिए इलेक्शन जीतते ही जवारी उन सबके खिलाफ हो जाएगा। लेकिन इन सबसे बड़ी बात तो ये है कि पाकिस्तान के जो लोग हैं वो जवारी से बिल्कुल भी खुश नहीं है और इसीलिए इस बार के इलेक्शन में जवारी की हार होगी और अपोजिशन पार्टी जीतेगी। एंड इसलिए हमजा जमील जमाली और खन्नानी को कहता है कि अब उन लोगों को अपोजिशन का साथ देना होगा क्योंकि इस बार जीत उन्हीं की होगी। अब हमजा के कहने पर जमील जमाली और खन्नानी दोनों मान जाते हैं, जिसके बाद ही वो तीनों मिलकर अपोजिशन पार्टी से हाथ मिलाते हैं और अपोजिशन
अपोजिशन पार्टी के मेन लीडर से मिलते हैं जिसका नाम होता है नवाब शफीक, एंड उसके साथ हाथ मिलाकर वो सारे एक साथ हो जाते हैं। जिसके बाद हम भी ये देखते हैं कि इस बार के इलेक्शंस में वही लोग जीतते हैं, और रही बात जवारी की तो उसकी इस बार हार हो जाती है। अब दोस्तों इन सारी चीजों के बाद हम ISI के मेजर इकबाल से मिलते हैं, एंड हमें मेजर इकबाल की बैक स्टोरी दिखती है और उसके फैमिली के बारे में बताया जाता है। हम मेजर इकबाल का घर देखते हैं जहाँ पर उसके घर के अंदर मेजर इकबाल के साथ उसकी वाइफ, उसके एक बेटी जो कि मेंटली इल होती है, एंड साथ ही साथ मेजर इकबाल का फादर भी होता है जो कि अपने पैरों से चल नहीं पाता है। हम ये जानते हैं कि मेजर इकबाल का फादर भी पाकिस्तान की आर्मी में था, एंड साथ ही साथ उसने 1971 की वॉर भी लड़ी थी। लेकिन दोस्तों हम इस बात को नोटिस करते हैं कि मेजर इकबाल का फादर मेजर इकबाल को बिल्कुल भी पसंद नहीं करता, क्योंकि मेजर इकबाल का कोई बेटा नहीं है बल्कि सिर्फ एक बेटी है, एंड वो भी मेंटली इल है। और इसी रीजन की वजह से वो मेजर इकबाल को बहुत ही उल्टा सीधा बोलता है। साथ ही साथ वो उसकी वाइफ को एंड उसकी बेटी को भी बहुत उल्टा बोलता है। इवन जब मेजर इकबाल की मदर जिंदा थी तब उसका फादर उसे भी बहुत ही गंदा गंदा और उल्टा बोला करता था। यहाँ तक कि मेजर इकबाल का फादर उसे बहुत ही नालायक बताता है एंड खुद को एक बहुत ही बड़ा योद्धा मानता है जिसने मानो पाकिस्तान को 1971 के वॉर में जीत ही दिलवा दी थी। हालांकि मेजर इकबाल बहुत ही शांत दिमाग का होता है, इसीलिए वो अपनी फादर की बातों को हमेशा इग्नोर किया करता है। इधर दूसरी तरफ हम लियारी में हमजा को देखते हैं जो कि अब न सिर्फ पूरे लियारी का सबसे बड़ा गैंगस्टर था, बल्कि अब क्योंकि उसके पसंद की पॉलिटिकल पार्टी पाकिस्तान में जीती थी इसलिए पाकिस्तान की पॉलिटिक्स में भी उसका काफी इन्फ्लुएंस था। लेकिन फिर इसके बाद ही हमजा अपनी गैंग के साथ सीधा बलूचिस्तान जाता है और वहां जाकर मिलता है शिरानी साहब से जो कि बलूचिस्तान के बलोच रेबल्स का लीडर है। और यहाँ पर आने के बाद ये शिरानी साहब हमजा अली अंसारी को भी शेर बलोच का खिताब देता है। जिसके बाद दोस्तों यहाँ पर भी वही सीन रिक्रिएट होता है जो सीन धुरंधर 1 मूवी के अंदर रहमान डकैत के साथ हुआ था। इवन दोस्तों यहाँ पर हमजा के लिए भी रहमान डकैत जैसा ही एक आइकॉनिक सॉन्ग बजता है एंड सारे सीन्स लगभग काफी सिमिलर होते हैं। और इस पूरे सीन के जरिए हमें पता लगता है कि हमजा को बलूचिस्तान और बलूचिस्तान के बलोच रेबल्स का पूरा सपोर्ट है। इसके साथ ही दोस्तों यहाँ पर हमें ये भी पता लगता है कि बलूचिस्तान के लोगों के साथ ISI और पाकिस्तान की गवर्नमेंट बहुत ही गलत करती है। यहाँ तक कि अभी कुछ टाइम पहले SP चौधरी ने मेडिकल कॉलेज के जिन 4 लड़कों को टेररिस्ट घोषित करके मार दिया था उनमें से कुछ लड़के बलूचिस्तान के ही थे एंड एक लड़का तो बलूच रेबल्स के लीडर शिरानी का पोता भी था, जिस वजह से बलूच रेबल्स और शिरानी के मन में बहुत ही ज्यादा नफरत है। लेकिन यहाँ पर हमजा शिरानी और सारे बलूच रेबल्स को अपना सपोर्ट देता है एंड वो शिरानी से कहता है कि जिस तरह से वो लोग उसके साथ खड़े हैं बिल्कुल वैसे ही वो भी उनके साथ खड़ा है। बाकी दोस्तों इन सब के साथ ही हम मूवी में हमजा की पर्सनल लाइफ भी देखते हैं जहाँ पर हमजा अपनी वाइफ यलीना के साथ काफी ज्यादा खुश होता है एंड कुछ ही टाइम बाद उन दोनों का एक बेटा भी होता है। इसके साथ ही हमजा एक नया घर भी लेता है जिस नए घर में उसकी फैमिली काफी खुश रहती है। अब दोस्तों इसके बाद ही मेजर इकबाल हमजा को मिलने बुलाता है एंड फिर वो हमजा और खन्नानी को अपने साथ लेकर सीधा बड़े साहब के पास चलने के लिए कहता है। बड़े साहब का नाम सुन के हमजा मेजर इकबाल से पूछता है कि आखिरकार ये बड़े साहब है कौन, जो सुनकर मेजर इकबाल उसे बताता है कि आज वो उसे मिलवाने ले जा रहा है। इसके बाद ही वो लोग एक बहुत ही आलीशान बंगले में जाते हैं जहाँ पर आकर उनकी मुलाकात होती है बड़े साहब से। और दोस्तों हमें पता लगता है कि ये बड़े साहब और कोई नहीं बल्कि पाकिस्तान का वर्ल्ड फेमस टेररिस्ट दाऊद इब्राहिम है जो कि इस टाइम पर बहुत ज्यादा बूढ़ा हो चुका है एंड उसकी मेडिकल कंडीशन भी बहुत ज्यादा खराब है। लेकिन वो अपने बिस्तर पर रहकर भी पूरे पाकिस्तान को कंट्रोल करता है एंड इंडिया में होने वाले बहुत सारे आतंकवादी अटैक्स के पीछे भी उसी का हाथ होता है। इवन मेजर इकबाल और खन्नानी ब्रदर्स भी प्राइमरली उसी के लिए काम करते हैं। अब यहाँ पर दाऊद इब्राहिम इन सबसे बातचीत करता है जिसके बाद इनकी बातचीत से हमें पता लगता है कि इस टाइम पर दाऊद इब्राहिम खन्नानी ब्रदर्स के जरिए यूपी के अंदर बहुत सारे फेक नोट्स भिजवाने वाला है, क्योंकि आने वाले टाइम में यूपी के अंदर इलेक्शंस होने वाले हैं जिन इलेक्शंस में उनकी मर्जी की पार्टीज को जितवाने के लिए 2 कंसाइनमेंट्स के अंदर नकली नोटों को वहां पर भेजा जाएगा। पहले कंसाइनमेंट के अंदर 11,000 करोड़ रुपए भेजे जाएंगे और दूसरे कंसाइनमेंट के अंदर 60,000 करोड़ रुपए। और इस तरीके से न सिर्फ इंडिया की इकोनॉमी को बहुत ही बड़ा धक्का लगेगा बल्कि यूपी के अंदर भी फेयर इलेक्शंस नहीं हो पाएंगे। लेकिन सिर्फ ये नहीं बल्कि वो ये भी कहता है कि वो लोग इंडिया में बहुत बड़े पैमाने में चरस, गांजा और ऐसी चीजों को भी सप्लाई करेंगे, क्योंकि ये चीजें इंडिया में न सिर्फ बहुत महंगे दामों में बिकेंगी जिससे न सिर्फ उनके पास पैसा आएगा बल्कि इसके साथ ही ऐसा करके वो लोग इंडिया की यूथ को भी बर्बाद कर देंगे। अब दाऊद इब्राहिम यहाँ पर ये काम हमजा को सौंपता है और वो हमजा से कहता है कि जो भी ये चरस गांजे वाली डीलिंग है वो खुद ये करेगा और इंडिया तक ये पूरा कंसाइनमेंट पहुंचा कर आएगा। हालांकि हमजा ये सुनकर बहुत ज्यादा हैरान रह जाता है कि ये लोग उसके देश के खिलाफ कितने बड़े बड़े प्लान्स बना रहे हैं। हमजा दाऊद को मना करते हुए कहता है कि वो ड्रग्स की डीलिंग नहीं करता है और इसलिए वो ये सारी चीजें इंडिया पहुंचाने में मदद नहीं करेगा। लेकिन दाऊद इब्राहिम हमजा पर प्रेशर बनाता है जिसके चलते हमजा को हाँ बोलनी पड़ती है, क्योंकि एज ऑफ कोर्स अगर हमजा मना करेगा तो शायद से हो सकता है कि वो लोग उसे इन सारी चीजों से बाहर कर दे, जिसके बाद हमजा अपने प्लान को एग्जीक्यूट नहीं कर पाएगा। अब इसके बाद ही चरस, गांजा और बाकी सारी लीगल चीजों को सप्लाई करने के लिए इंडिया के पाकिस्तान से 2-3 डीलर्स आते हैं जो कि बेसिकली भी पाकिस्तान से सारे सामान लेकर जाएंगे और उन्हें इंडिया में सप्लाई करके बेचेंगे। अब ये डीलर्स जैसी हमजा ISI के मेजर इकबाल और बाकी लोगों से मिलने आता है वैसे हमजा नोटिस करता है कि उन 3-4 डीलर्स के बीच उसका दोस्त पिंडा भी है, वही पिंडा जो कि उसके बचपन का दोस्त था एंड उसी पिंडा ने उसकी बहन से शादी भी करी थी। हालांकि यहाँ पर हमजा तो पिंडा को पहचान लेता है लेकिन पिंडा उसे नहीं पहचान पाता कि वो उसका दोस्त जस्सी है। अब इसके बाद ही वो लोग जिस डील को पूरा करने होते हैं वो लोग उस डील को पूरा करते हैं, लेकिन डील को पूरा करने के बाद पंजाब से आए हुए पिंडा एंड उसके साथी उन लोगों से पार्टी मांगते हैं एंड वो मेजर इकबाल से कहते हैं कि वो लोग उनकी खातिरदारी करें, जिन पर मेजर इकबाल उनसे कहता है कि उसे इमरजेंसी में कहीं जाना होगा लेकिन हमजा उन सबको पार्टी देगा। जिसके बाद हम भी ये देखते हैं कि हमजा उन सभी को अपने घर ले जाता है ताकि वो पार्टी कर सके। उस पार्टी के अंदर वो SP चौधरी एंड बाकी दोस्तों को भी बुलाता है, जिसके बाद एक ग्रैंड पार्टी होती है एंड उस पार्टी में पिंडा बहुत सारे
नशे करता है, क्योंकि पिंडा खुद भी एक बहुत ही बड़ा नशेड़ी होता है। अब पिंडा बहुत ज्यादा नशे में आ जाता है एंड इसीलिए वो हमजा से कहता है कि उसे वॉशरूम जाना है, लेकिन अब क्योंकि वो नशे में है इसलिए हमजा उसे वॉशरूम तक लेकर जाए। इसके बाद ही हमजा पिंडा को लेकर वॉशरूम